केंद्र सरकार के 3 बड़े मंत्रियों ने कार्यभार संभाला। विदेश मंत्री एस जयशंकर ने संभाल लिया अपना कार्यभार, रेल मंत्री अश्विनी वैष्णव ने भी अपना कार्यभार संभाला और भूपेंद्र यादव ने पर्यावरण मंत्री के तौर पर अपना कार्यभार संभाल लिया। ये 3 तस्वीरें आज सुबह की, जब नरेंद्र मोदी सरकार 3.0 के ये बड़े दिग्गज मंत्री अपने दफ्तर पहुंचे और अपने काम की शुरुआत की। तो आज सुबह सुबह विदेश मंत्री एस जयशंकर अपने दफ्तर गए, कार्यभार संभाला, पदभार संभाला, उनका वहां पर स्वागत भी किया गया। उसके बाद रेल मंत्री अश्विनी वैष्णव ने भी कार्यभार संभाला और भूपेंद्र यादव पर्यावरण मंत्री, उन्होंने भी अपने दफ्तर ज्वाइन किया और अपना कार्यभार संभाला है। कई जो हाई प्रोफाइल मिनिस्टर थे पिछली सरकार में, उनके पोर्टफोलियो को, उनके प्रोफाइल को रिटेन किया गया है, चाहे वो एस जयशंकर हो, अश्विनी वैष्णव हो, उन्होंने वही मंत्रालय एक बार फिर से संभाला है, उसी की कमान संभाली है जिसका काम वो पिछली सरकार में भी देख रहे थे। ये 3 तस्वीरें आज की काफी महत्वपूर्ण। आज सुबह ये मंत्री अपने दफ्तर पहुंचे, अपना कार्यभार संभाला है। और आइए आपको आगे सुनाते हैं पदभार संभालने के बाद क्या कहा एस जयशंकर और अश्विनी वैष्णव ने। दूसरे देश हमारे बारे में क्या कहते हैं, उनको भी लगता है कि आज भारत जो है सचमुच उनका मित्र है। उन्होंने देखा है कि संकट के समय में कि अगर एक देश ग्लोबल साउथ के साथ खड़ा है तो वो भारत है। उन्होंने देखा है कि जब G20 की अध्यक्षता के समय में हम लोगों ने अफ्रीकन यूनियन की सदस्यता को आगे किया था, तो दुनिया हम पर विश्वास करती है और हमारी जिम्मेदारियां भी बढ़ रही हैं। तो हमें विश्वास है कि मोदी जी के नेतृत्व में भारत की जो पहचान जो है दुनिया में वो बढ़ेगी ज़रूर। और UNSC का सवाल आपने उठाया, पर उसके अलग अलग और भी पहलू हैं और मुझे पूरा विश्वास है कि उनके नेतृत्व में मोदी 3.0 की विदेश नीति जो है बहुत सफल होगी। रेलवे को एक इसलिए फोकस पे रखा है प्रधानमंत्री जी ने क्योंकि रेलवे साधारण नागरिकों की, आम नागरिकों की सवारी है और अपनी देश की अर्थव्यवस्था की एक बहुत मजबूत रीढ़ की हड्डी है। इसीलिए रेलवे पे बहुत फोकस है। मोदी जी का भावनात्मक संबंध है रेलवे के साथ। इसी विजन को, प्रधानमंत्री जी के इसी विजन को, जो पिछले 10 सालों में ट्रांसफॉर्मेटिव विजन रहा है, इसी विजन को आगे इम्प्लीमेंट करने की जिम्मेदारी दी है प्रधानमंत्री जी ने। मैं उनका आभारी हूँ। हृदय से प्रधानमंत्री श्री नरेंद्र मोदी जी को धन्यवाद देता हूँ। तो सुना आपने, अपना पदभार संभालने के बाद विदेश मंत्री और रेलवे मिनिस्टर ने क्या कहा। जो पुराने कई सारे काम हैं उनको आगे बढ़ाया जाना है, साफ तौर पे विदेश मंत्री ने कहा। 3 तस्वीरें एक बार फिर से हम आपको दिखा रहे हैं। कल प्रधानमंत्री मोदी ने सबसे पहले PMO जाकर पदभार संभाला, उसके बाद आज अश्विनी वैष्णव और एस जयशंकर ने भी अपना पदभार संभाला है। तो PMO पहुंचे कल प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी, अपना कार्यभार संभाला और उसके बाद उनके 2 दिग्गज मंत्री भी आज अपने दफ्तर पहुंचे और अपना कार्यभार संभाला। एस जयशंकर विदेश मंत्री और अश्विनी वैष्णव रेल मंत्री। आगे बढ़ते हैं। मोदी सरकार के मंत्रियों ने कामकाज संभालना शुरू कर दिया है। प्रधानमंत्री मोदी की कोर टीम में फिलहाल कोई बदलाव नहीं किया गया है। प्रधानमंत्री मोदी ने अपनी सबसे महत्वपूर्ण कैबिनेट कमेटी ऑन सिक्योरिटी वाली टीम में कोई बदलाव नहीं किया है। पीएम मोदी की CCS टीम में पिछली बार की तरह इस बार भी अमित शाह गृह मंत्री बनाए गए हैं। रक्षा मंत्रालय राजनाथ सिंह के ही पास है। वित्त मंत्रालय के लिए पीएम मोदी ने एक बार फिर निर्मला सीतारमण पर ही भरोसा जताया है। वहीं एस जयशंकर पिछली बार की तरह इस बार भी विदेश मंत्री बनाए गए हैं। नई कैबिनेट में 10 कैबिनेट मंत्रियों के पास वही विभाग हैं जो पिछली बार थे। बीजेपी के वरिष्ठ नेता नितिन गडकरी को फिर सड़क परिवहन मंत्रालय दिया गया है। पिछली 2 सरकारों में भी वो यही मंत्रालय संभाल रहे थे। वाणिज्य मंत्रालय के लिए एक बार फिर पीयूष गोयल पर भरोसा जताया गया है। धर्मेंद्र प्रधान को शिक्षा मंत्रालय मिला है, पहले भी वो ये मंत्रालय संभाल चुके हैं। जबकि बीजेपी संगठन से कैबिनेट में जगह देकर जेपी नड्डा को स्वास्थ्य मंत्री बनाया गया है। जेपी नड्डा को स्वास्थ्य मंत्रालय के अलावा रसायन और उर्वरक मंत्रालय भी मिला है। वहीं अश्विनी वैष्णव को रेलवे के साथ इस बार सूचना प्रसारण मंत्रालय भी दिया गया है।
और वहीं एक दिवसीय दौरे पर वाराणसी जाएंगे पीएम। 18 जून को वाराणसी जाएंगे प्रधानमंत्री मोदी। तीसरी बार पीएम बनने के बाद पहला दौरा है ये। और काशी विश्वनाथ मंदिर में पूजा अर्चना करेंगे प्रधानमंत्री। गंगा आरती में भी शामिल होंगे प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी। तीसरी बार लगातार प्रधानमंत्री बनने के बाद पीएम मोदी का पहला वाराणसी दौरा 18 जून को होगा। प्रधानमंत्री का वाराणसी दौरा एक दिन का होगा। 18 जून को पीएम मोदी अपने संसदीय क्षेत्र वाराणसी में काशी विश्वनाथ मंदिर में जाकर बाबा विश्वनाथ के दर्शन करेंगे। काशी विश्वनाथ मंदिर में पीएम मोदी पूजा अर्चना करेंगे। वहां गंगा किनारे दशाश्वमेध घाट पर वो गंगा आरती में भी शामिल होंगे। इसी दिन पीएम मोदी वाराणसी में किसान सम्मेलन में भी शिरकत करेंगे और किसानों के साथ संवाद भी करेंगे। पीएम मोदी के कार्यक्रम को लेकर वाराणसी में तैयारियां भी चल रही हैं। किसान सम्मेलन को लेकर कार्यकर्ताओं और पदाधिकारियों को निर्देश भी दे दिए गए हैं। लोकसभा के चुनाव नतीजों के बाद पीएम मोदी का ये पहला वाराणसी दौरा होगा। पीएम मोदी अपने संसदीय क्षेत्र वाराणसी में चुनाव नतीजों के बाद वहां की जनता का आभार प्रकट करने के लिए जाएंगे। पहले 11 जून को ही पीएम मोदी का वाराणसी जाने का कार्यक्रम तय था, लेकिन किन्हीं कारणों से इसमें तब्दीली की गई और उसकी जगह 18 जून का कार्यक्रम तय किया गया। और पीएम मोदी के तीसरे सरकार की तीसरी पारी में प्रधानमंत्री कार्यालय में भी बदलाव नजर आया। 2014 से लेकर 2024 तक 10 साल में कितना बदल चुका है पीएमओ, इस रिपोर्ट में देखिए। तीसरे कार्यकाल के पहले दिन सोमवार को प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी का पीएमओ दफ्तर में सुबह कुछ इस अंदाज में हुआ। सबको नमस्कार करते हुए पीएम मोदी आगे बढ़ रहे थे और दोनों तरफ कतार में खड़े पीएमओ कर्मी तालियों से उनका स्वागत कर रहे थे। पीएम मोदी ने न सिर्फ कार्यभार संभाला बल्कि पीएमओ कर्मचारियों को संबोधित भी किया। उन्होंने कहा कि उनका प्रयास पीएमओ को सेवा का अधिष्ठान और पीपल्स पीएमओ बनाने का रहा है। न सत्ता के लिए पैदा हुआ हूं, न मैं शक्ति अर्जित करने के लिए सोचता हूं। मेरे लिए पीएमओ सत्ता केंद्र बने, पीएमओ शक्ति केंद्र बने, ये न मेरी इच्छा है न मेरा वो रास्ता है। और इसलिए 2014 से हमने जो कदम उठाए आपने मार्क किया होगा, और पहले जो पीएमओ में रहे होंगे उनसे पूछ लेना। हमने इसको एक कैटलिक एजेंट के रूप में ही डेवलप करने की कोशिश की। शिवराज सिंह चौहान को कृषि और किसान कल्याण की जिम्मेदारी मिली है। उन्होंने कहा कि वो मोदी सरकार के किसान कल्याण और ग्रामीण विकास का रोड मैप बना कर दिया है और इन्हीं कामों को आगे बढ़ाए। शिवराज सिंह चौहान काम में जुट गए हैं। कल उन्होंने विभाग मिलने के बाद मध्य प्रदेश भवन में विभागों के प्रमुख अधिकारियों के साथ पहली अनौपचारिक बैठक बुलाई। बैठक में कृषि, भूमि और ग्रामीण विकास मंत्रालय के सचिव इस बैठक में शामिल थे। खबर है कि उन्होंने आवश्यक दिशा निर्देश भी दिए हैं। मीडिया से बातचीत में शिवराज ने कहा कि 10 साल में बेहतर काम हुआ है। पीएम की प्राथमिकता किसान कल्याण है। ये कैबिनेट की पहली बैठक के फैसले से बाहर है। सरकार नहीं ये निरंतरता है, और इसलिए आज उन्होंने जो पहली फाइल पर हस्ताक्षर किए किसान सम्मान निधि जारी करने के किए। आज जो फैसला कैबिनेट ने लिया 3 करोड़ गरीबों के घर और बनाने का। केंद्रीय कृषि एवं किसान कल्याण राज्य मंत्री भगीरथ चौधरी, जो कि राजस्थान से ताल्लुक रखते हैं, उन्होंने कहा कि शिवराज सिंह के साथ उन्हें काम करने का अवसर मिला है। उन्होंने कहा कि किसानों की समस्या सुलझाने में मिलकर काम करेंगे। और केंद्रीय मंत्री ज्योतिरादित्य सिंधिया को मोदी कैबिनेट में अहम मंत्रालय मिलने के बाद उनके बेटे महाआर्यमन सिंधिया ने कहा कि मोदी सरकार अगले 5 साल भी अच्छा काम करेगी। महाआर्यमन क्या उम्मीद कर रहे हैं अपने पिताजी से कि ये काम उन्होंने करना ही चाहिए? नहीं, देखिए, उनका काम करने का स्टाइल ही यही है कि जब वो कोई चीज़ उठाते हैं, कोई मुद्दा उठाते हैं, तो बिल्कुल 100% देखिए, 200% देखिए वो उसको सफल बनाते हैं। तो मैं जानता हूँ कि मेरे पिता जो है, चाहे कुछ भी क्षेत्र में कोई भी समस्या उठाए या अपने मंत्रालय में कोई भी समस्या उठाए, मैं जानता हूँ वो अपने 100% देके सब। मोदी जी तीसरी बार प्रधानमंत्री बने हैं, रिकॉर्ड बनाया है, उनसे क्या उम्मीदें रखते हैं महाआर्यमन? कि भारी बहुमत से उन्होंने सरकार बनाया है, 200 से ज़्यादा सीट्स आई हैं,
तो सबसे पहले फिर से मैं आपके द्वारा उनको बिल्कुल कंग्रेचुलेट करना चाहूँगा कि उन्होंने ये एक बहुत मुश्किल काम किया है और आगे जाके मैं जानता हूँ एक युवा होने के नाते कि वो प्रगति को आगे बढ़ाएंगे, इस देश को आगे बढ़ाएंगे जिस तरीके से उन्होंने 10 साल पहले किया है, अगले 5 साल भी वही होगा। और आरजेडी नेता तेजस्वी यादव ने मंत्रालय बंटवारे को लेकर तंज करते हुए कहा कि बिहार के मंत्रियों को विभाग के नाम पर झुंझुना थमाया गया। वहीं आम आदमी पार्टी ने भी सवाल खड़े किए। बिहार को विशेष राज्य के दर्जे को दिलाने के लिए तो ये मांग करनी चाहिए और इस बार मोदी जी चाहे इधर उधर बोल करके अब निकल नहीं सकते क्योंकि जो विपक्ष जो है इतना मजबूत है। आरजेडी नेता तेजस्वी यादव बिहार से केंद्र की सरकार में 4 कैबिनेट और 4 राज्य मंत्री बनने के बाद भी खुश नहीं हैं। उन्होंने बिहार के प्रतिनिधित्व को विभागों के नजरिए से नाकाफी बताया है। तेजस्वी ने कहा है कि बिहार की वजह से आप प्रधानमंत्री बने और मंत्रालय जब बिहार के लोगों को दिया गया तो कहीं ना कहीं से झुंझुना जो है थमाया गया। इधर आम आदमी पार्टी के सांसद संजय सिंह ने भी कहा, न गृह, न रक्षा, न वित्त, न विदेश, न वाणिज्य, न सड़क, न रेल, न शिक्षा, न स्वास्थ्य, न कृषि, न जल शक्ति, न पेट्रोलियम, न दूरसंचार। एनडीए के घटक दलों के हिस्से में आया सिर्फ झुंझुना मंत्रालय। बहुत बेइज्जती है। और विभागों के बंटवारे को लेकर तृणमूल कांग्रेस ने केंद्र सरकार पर पश्चिम बंगाल के साथ उदासीन होने का आरोप लगाया है। आई सुकांत मजुमदार। बीजेपी के बालूरघाट सीट से सांसद और पार्टी के प्रदेश अध्यक्ष सुकांत मजूमदार और बनगांव सीट से सांसद शांतनु ठाकुर को राज्य मंत्री के रूप में केंद्रीय मंत्री परिषद में जगह मिली है। शांतनु ठाकुर पिछले मंत्रालय में जहाजरानी और बंदरगाह राज्य मंत्री थे। 2 बार के सांसद मजूमदार को पहली बार मंत्रालय में शामिल किया गया है, लेकिन टीएमसी प्रवक्ता शांतनु सेन ने इस पर सवाल खड़े किए हैं। Bengal didn't get any full minister, any cabinet minister. Now they have got 12 MPs. They didn't get once again that they do not think for the development of Bengal, and the development in Bengal will be done by Mamata Banerjee only. बहरहाल बीजेपी की पश्चिम बंगाल इकाई के प्रमुख सुकांत मजूमदार ने खुद को केंद्रीय मंत्री बनाए जाने के बाद पार्टी के अगले प्रदेश अध्यक्ष को लेकर किसी भी तरह की अटकलों को खारिज किया है। फिलहाल वो कमान संभालते रहेंगे और समय आने पर जिम्मेदारी तय की जाएगी। और महाराष्ट्र में एनसीपी अजित पवार और शिवसेना शिंदे गुट को नई सरकार की कैबिनेट में जगह नहीं मिली है। इस बीच सीएम शिंदे विधानसभा चुनाव की तैयारियों में जुट गए। महाराष्ट्र के सीएम एकनाथ शिंदे ने कल शाम अपने वर्षा आवास पर शिवसेना विधायकों और सांसदों की बैठक बुलाई। इस बैठक में चुनाव हारे लोकसभा प्रत्याशी और पूर्व सांसदों को भी बुलाया गया। इस बैठक में लोकसभा चुनाव नतीजों की समीक्षा की गई कि आखिर युति और शिवसेना को नुकसान कैसे हुआ, किन इलाकों में हुआ और इसके पीछे वजह क्या रही। बताया जाता है कि साथ ही विधानसभा चुनावों की तैयारियों पर भी बैठक में चर्चा की गई। ऐसे में विधानसभा में महाविकास आघाड़ी को हराया जा सकता है। इस बीच एनसीपी के बाद शिंदे गुट के पुणे गुट के मावल लोकसभा सीट से सांसद श्रीरंग बारणे से नाखुश हैं। मुझे लगता था कि कैबिनेट मंत्री मिलना चाहिए। कई सारी ऐसी छोटी पार्टी है जैसे कि मांझी जी की, कुमार स्वामी जी की, उनके पार्टी के कुमार स्वामी जी के 2 एमपी है, मांझी जी का 1 एमपी है और पासवान जी का 5 एमपी है। तो हमें लगता था कि हमें कैबिनेट मंत्री एक दिया है, वो कैबिनेट मंत्री मिलने की अपेक्षा थी हमारी। नाराजी ने कांग्रेस नेता राहुल गांधी और प्रियंका गांधी आज अमेठी जाएंगे। दोनों नेता वहां के लोगों से मिलेंगे और जनता का आभार प्रकट करेंगे। लोकसभा चुनाव में अमेठी और रायबरेली में कांग्रेस की ऐतिहासिक जीत के बाद कांग्रेस नेता और रायबरेली से सांसद राहुल गांधी आज अमेठी जाने वाले हैं।
कांग्रेस की राष्ट्रीय महासचिव प्रियंका गांधी भी आज अमेठी जाएंगी। दोनों नेता अपने पारंपरिक गढ़ में पार्टी की जीत के लिए अमेठी की जनता का आभार व्यक्त करेंगे और एक जनसभा को भी संबोधित करेंगे। कांग्रेस नेताओं के मुताबिक अमेठी संसदीय क्षेत्र के तिलोई विधानसभा में बहादुरपुर ब्लॉक की ग्राम सभा रामपुर जमालपुर में आज दोपहर 3 बजे राहुल गांधी अमेठी और रायबरेली संसदीय क्षेत्रों के कांग्रेस कार्यकर्ताओं की धन्यवाद सभा को संबोधित करेंगे। इस बार लोकसभा चुनाव में कांग्रेस नेता केएल शर्मा ने अमेठी से सांसद रही बीजेपी नेता स्मृति ईरानी को कड़े मुकाबले में हरा दिया, जबकि राहुल गांधी ने रायबरेली लोकसभा सीट से करीब 4 लाख वोटों से चुनाव जीता। उत्तर प्रदेश में कांग्रेस को मिली कामयाबी के बाद पार्टी 15 जून तक राज्य की सभी 403 विधानसभाओं में धन्यवाद यात्रा भी निकालेगी। और नीट रिजल्ट विवाद पर आज सुप्रीम कोर्ट में सुनवाई। याचिकाकर्ता ने दी है ग्रेस मार्क्स को चुनौती। 1563 उम्मीदवारों को ग्रेस मार्क्स मिले हैं। एनटीए ने किसी भी अनियमितता से इनकार किया है। एनटीए के खिलाफ दिल्ली, यूपी, राजस्थान में प्रदर्शन। और नीट को लेकर आज सुप्रीम कोर्ट में सुनवाई है। अलग अलग छात्रों ने कई तरह की खामियों की शिकायत की है और हाल में हुए परीक्षा को रद्द कर फिर से परीक्षा की मांग की है। इस टेस्ट को कराने वाली एनटीए के खिलाफ छात्रों का आक्रोश पूरे देश में लगातार बढ़ता जा रहा है। दिल्ली में कल जेएनयू के छात्र संगठन आइसा ने प्रदर्शन किया। यूपी के औरैया और राजस्थान के जयपुर में भी भारी विरोध छात्रों के द्वारा किया जा रहा है। और नीट नतीजों में कई अनियमितताओं का दावा है। लखनऊ की छात्रा का आरोप है ओएमआर शीट फाड़ी गई। लखनऊ के छात्र गगन पटेल ने कम अंक का दावा किया। और अब समझिए कि नीट की परीक्षा और नतीजे सवालों में क्यों हैं। आरोप है कि ओएमआर शीट फाड़ी गई। ये तमाम आरोप जल्दी से उस पर हम नजर डालते हैं। ये है आरोपों की सूची जिसमें यह कहा गया है कि ओएमआर शीट को फाड़ा गया, रिजल्ट नहीं दिखा है और साथ ही नंबर और रैंक में भी गड़बड़ी की गई है। ये शक क्यों है, ये आरोप क्यों है? तो एक साथ 67 टॉपर आ गए। पहला सवाल तो इसी वजह से उठा था। एक सेंटर से ही 6 टॉपर हैं और 1718, 1719 जैसे अंक भी दिए गए हैं। अब मांग क्या है? एक पहली मांग दोषियों पर एक्शन हो, सीबीआई की जांच कराई जाए और परीक्षा को दोबारा कंडक्ट किया जाए। ये तमाम मांगे अब की जा रही हैं और इसको लेकर प्रदर्शन भी किया जा रहा है। अदालतों का रुख भी किया गया है। तो ये आरोप है और इसकी वजह हैं और अब ये मांगे छात्रों की तरफ से, परीक्षार्थियों की तरफ से। और इसी मामले में लखनऊ की आरुषि पटेल का आरोप है कि एनटीए से जो उसे ओएमआर शीट मिली है वो फटी हुई थी। पहले उसे एनटीए की साइट पर अपना रिजल्ट दिख रहा था, लेकिन अब वो नजर नहीं आ रहा है। हम आपको वो वीडियो दिखा रहे हैं जो एनटीए की साइट पर अपने स्कोर कार्ड जनरेट करते हुए आयुषी ने शेयर किया है। आप देख सकते हैं कि साइट में आयुषी का रिजल्ट जनरेट नहीं हो रहा है। I'm sorry, but my OMR is not generated, neither my result is generated. So, like this is the reply of mine to NTS tweet जो अभी उन्होंने की है, and this is my application number जो मैंने सेम वहाँ पे डाला, and like मेरा result is not opening, if you can see. और आपने देखा कि आयुषी का रिजल्ट शो नहीं हो रहा। साथ ही उसका दावा है कि जो ओएमआर शीट उसे मिली है वो फटी हुई है या फाड़ी गई है। आयुषी ने एनटीए को करीब 20 ट्वीट्स किए। 20वें ट्वीट पर एनटीए ने आयुषी को जवाब में लिखा कि आयुषी के वायरल वीडियो में जो दावा हो रहा है वो सरासर गलत है। कोई फटी हुई ओएमआर शीट नहीं भेजी गई। और आयुषी के अलावा कई और छात्रों ने नीट परिणाम में अनियमितता को लेकर अलग अलग दावे किए हैं। आपको सुनवाते हैं वो दावे। जिस रोल नंबर से हमने एग्जाम दी थी ना, उसकी ओएमआर शीट ये है। ये बच्चे की साइन और सब सही है। फिर रैंकिंग आया, उसमें इसमें 667 मार्क्स है और रैंकिंग में 270 मार्क आया। और फिर हम यहाँ पे आए और वो बोल रहे ये आप जो लाए वो फेक है, एडिट करके लाए हो, आपके ऊपर एफआईआर होगी, क्रिमिनल चार्ज होगा, ऐसा ये बोल रहे हैं। मुझे 625 मार्क्स है और 53,000 54,000 रैंक के लगभग अप्रॉक्स दिया है और पिछले साल तक ये 16,000 17,000 तक रहता था।
कॉलेज का भी सीट नहीं बढ़ता है, जैसे इस साल एक सीट भी नहीं बढ़ा किसी कॉलेज में, ना सीट बढ़ता है ना कुछ होता है, सिर्फ रैंक बढ़े जा रहा है। 5 मई को तो मैं जब एग्ज़ाम दे के आया तो मैंने अपनी आंसर सीट मिलाई, जो मैंने एग्ज़ाम पेपर में लिखा था क्वेश्चन पेपर से जब मैंने मैच किया तो मेरे 689 बन रहे थे। फिर जब 4 तारीख को इनकी फ़ाइनल आंसर की आई तब फिर मैंने इनसे एक बार मैच किया तो फिर मेरे 689 बन रहे थे। फिर उसके बाद जब इन्होंने रिज़ल्ट जारी किया अपना तो फिर मेरे सिर्फ 64 ही आए, तो फिर मतलब मेरा तो डॉक्टर बनने का सपना टूट गया। आगे बढ़ते हैं। पदभार संभालते ही एस जयशंकर का चीन पाकिस्तान को जवाब। पाकिस्तान सालों से सीमा पार आतंक फैलाता आया है। सीमा पार आतंक अच्छे पड़ोसी की नीति नहीं हो सकती। चीन और पाकिस्तान की स्थिति अलग है। चीन के साथ सीमा विवाद सुलझाने की कोशिश होगी। मैं इतना ही कहूँगा कि जो नवाज शरीफ साहब का जो कल जो ट्वीट एक्स में जो उनकी जो पोस्ट जो हुई थी, हमारे यहाँ से प्रधानमंत्री ने भी अपनी ओर से उनका स्वागत किया और अपने भावनाओं को प्रकट किया, तो वो कृपया आप उसको देख लें। आपने पाकिस्तान और चाइना के बारे में कहा, वो अलग देश हैं, रिश्ते भी कुछ अलग हैं, वहाँ जो समस्या जो है वो भी कुछ अलग है। तो चीन के बारे में हमारी फोकस तो होगी कि सीमा में जो स्थिति जो है उसमें अभी भी कुछ इश्यूज बाकी बचे हुए हैं, तो उसको कैसे निपटाया जाए। और पाकिस्तान के साथ ये भी आप जानते हैं कि विषय जो है सालों से वो जो आतंकवाद का विषय जो है, क्रॉस बॉर्डर टेररिज्म, हाउ डू वी फाइंड a solution to it, so that cannot be the policy of a good neighbor. और अब आगे बात जम्मू में हुए आतंकी हमले की। माता वैष्णो देवी के दर्शन के लिए कटरा जा रहे तीर्थयात्रियों पर आतंकियों के हमले को लेकर लगातार आक्रोश जारी है। 11 टीमें लगातार सर्च ऑपरेशन में जुटी हुई हैं। इस बीच अस्पताल में भर्ती लोगों के जहन में मौत का वो मंजर अब भी बरकरार है। ये मासूम तीर्थयात्री की आंखों के सामने वो खौफनाक मंजर अब भी सामने है। दिमाग में गोलियों की आवाज गूंज रही है। रह रहकर आतंकियों की कायराना हरकत से सिहर जा रही है। ऐसे कई लोग हैं जो आतंकी हमले के बाद दहशत में हैं, लेकिन जिस बहादुरी के साथ तीर्थयात्रियों ने आतंकियों का मुकाबला किया, सूझबूझ से कई लोगों ने अपनी जान बचाई, वो काबिल तारीफ है। अफसोस कि 9 लोग अकाल मौत के शिकार हो गए। इनमें कई बच्चे भी शामिल थे। जम्मू मेडिकल कॉलेज हॉस्पिटल में कई घायल भर्ती हैं, जिनसे जम्मू कश्मीर के बीजेपी अध्यक्ष रविंद्र रैना ने मुलाकात की और हर संभव उपचार और सहयोग का भरोसा दिया। पहले जम्मू कश्मीर के उपराज्यपाल मनोज सिन्हा ने भी जम्मू में घायलों से मुलाकात की, बेहतर उपचार का निर्देश दिया। उन्होंने मुआवजे का भी ऐलान किया। मौत का कोई मुआवजा नहीं होता है, फिर भी उनके परिजनों को एक सहायता के तौर पर 10 लाख रुपए जम्मू कश्मीर। और माता वैष्णो देवी के दरबार से 80 किलोमीटर दूर आतंकियों के हमले को लेकर हिंदू संगठनों ने विरोध जताया है। आतंकी हमले को आस्था पर प्रहार बताया है। ये पाकिस्तान के खिलाफ गुस्से की आग है। आग माता के उन बेकसूर भक्तों की मौत के खिलाफ है जिन पर गोलियों की बौछार की गई। जम्मू कश्मीर का रियासी हो, पुंछ हो या फिर राजौरी, हर कहीं बजरंग दल और हिंदू संगठनों ने पाकिस्तान का विरोध किया। इसे आस्था पर हमला बताया, पुतले जलाए गए। सरकार से धार्मिक यात्रा पर निकले लोगों को निशाना बनाए जाने के खिलाफ कड़े कदम उठाने की मांग की। जो इस समय हमारा बॉर्डर डिस्ट्रिक्ट राजौरी, पुंछ का है, रियासी का डिस्ट्रिक्ट है, इसमें जो भी दहशतगर्द हैं उनका समूल विनाश करने के लिए कोई बड़े से बड़ा ऑपरेशन किया जाए। पाकिस्तान कोई देश नहीं है, ये एक आतंकवादी अड्डा है। आज मैं पाकिस्तान के प्रधानमंत्री को ये चूड़ियां भेंट करता हूँ। पाकिस्तान के खिलाफ युद्ध लड़ने वाले पूर्व सैनिकों ने चुनौती दी है कि वो सुधरने वाला नहीं है। हिम्मत है तो सामने से मुकाबला करें। जैसे एक कुत्ते की धुन को अगर मैं कहता हूँ सीधा किया जाए, जितनी मर्जी उसको मजा करो, लेकिन वो 6 महीने के बाद निकालो, वो वैसा ही होगा।
और नेशनल कॉन्फ्रेंस नेता उमर अब्दुल्ला ने रियासी आतंकी हमले पर कहा है कि फिर से पुंछ, राजौरी और रियासी में आतंकवाद देखने को मिल रहा है। उन्होंने पाकिस्तान प्रायोजित आतंकवाद को लेकर मौजूदा सरकार से कड़े कदम उठाने की मांग की है। रियासी में हमले के बाद आतंकियों को आसमान निकल गया या फिर धरती समा गई, अब तक पता नहीं चला है। इस बीच सियासत भी गर्म हो रही है। नेशनल कॉन्फ्रेंस नेता उमर अब्दुल्ला ने रियासी आतंकी हमले पर कहा है कि ये कोई हैरानी की बात नहीं है कि आतंकी हमला हुआ है। उन्होंने कहा कि धारा 370 हटने के बाद आतंकियों की धमक पुंछ, राजौरी और अब रियासी में भी मिली है। ये बंदूक जो है ये 370 की वजह से यहाँ नहीं आया और 370 के हटने के बाद ये बंदूक खामोश नहीं होगा। इस बंदूक को खामोश करने के लिए एक बातचीत का माहौल बनाना होगा और उस बातचीत के माहौल को तैयार करने में दोनों मुल्कों को अपना रोल अदा करना होगा। हालात पर पूर्व डीआईजी और रियासी को करीब से जानने वाले इसरार खान ने रियासी की वारदात को अलार्मिंग बताया है। तो मैं ये कहूँगा कि मिलिटेंसी जो है ये दोबारा एक तरह से रिवाइवल के ऊपर है और हमें बहुत सतर्क, बहुत हमको अलर्ट रहना पड़ेगा। और रियासी हमले पर जांच एजेंसियों के हवाले से बड़ी खबर है। 3 महीने पहले पीओके के खाईगल में रची गई थी साजिश। सोपोर में मारे गए 2 आतंकियों अब्दुल वहाब और सनम जफर को लेकर इकट्ठा हुए थे 300 से 400 जिहादी। जल्द से में जल्द हिंदुस्तान के खिलाफ बड़ी वारदात को अंजाम देने का किया गया था आह्वान। कश्मीर में मारे गए आतंकी अब्दुल वहाब का लेटर पढ़कर युवाओं को भारत के खिलाफ जिहाद के लिए आह्वान किया गया था। आईएसआई के इशारे पर बुलाई गई थी सभा और सभा में जैशे मोहम्मद और लश्कर तैयबा के अलावा जेकेएलएफ से जुड़े चेहरे भी मौजूद थे। जितेंद्र शर्मा हमारे साथ इस वक्त जुड़े हुए हैं। जितेंद्र, जिस लेटर की बात की जा रही है, जिस आह्वान की, जिस प्लानिंग की बात कही जा रही है, उससे जुड़ा ये क्या मामला और ये भी कि जेकेएलएफ के लोग भी वहां उस समय मौजूद थे जब ये षड्यंत्र रचा जा रहा था भारत के खिलाफ? जी बिल्कुल, देखिए 3 मई का ये पूरा जलसा है। 3 मई को बाकायदा जो 2 आतंकी अब्दुल वहाब और सैफुल्ला एलियास सनम जो मारे गए थे सुपोर के अंदर भारतीय सेना द्वारा, तो उनकी शहादत को लेकर, जैसा कि इनका कहना था आतंकियों का, उसको लेकर बाकायदा ये एक जलसा रखा गया था जहां पर बड़ी संख्या में लश्कर तैयबा, इसके अलावा जो इंडियन मुजाहिदीन है उससे जुड़े आतंकी और बड़े चेहरे वहां पर मौजूद थे। बाकायदा हिंदुस्तान के खिलाफ हथियार उठाने की बात वहां पर की गई थी और जल्दी एक बड़ी आतंकी वारदात को अंजाम देने का भी जो आह्वान था वो वहां पर किया गया था। तो लिहाजा जांच एजेंसियां जो शिवखोड़ी में आतंकी अटैक हुआ है, जो श्रद्धालुओं के ऊपर हमला हुआ है, उसको इस घटनाक्रम से जोड़कर देख रही हैं और तफ्तीश को उसी एंगल से आगे बढ़ा रही हैं, क्योंकि शुरुआती तफ्तीश में पता चला है कि शिवखोड़ी में श्रद्धालुओं के ऊपर जो हमला हुआ है, दरअसल उसमें फॉरेन टेररिस्ट यानी कि पाकिस्तानी आतंकियों का हाथ है। पाकिस्तानी आतंकियों ने ही इस पूरी वारदात को अंजाम दिया है और उसमें M4 राइफल का इस्तेमाल किया गया। इसके अलावा जांच एजेंसियों के पास ये भी पुख्ता सुराग है कि जो आतंकी हैं वो अभी भी घाटी के अंदर छिपे हुए हैं, जिनको लेकर लगातार सर्च ऑपरेशन चल रही है और बाकायदा इस हमले को ISI के इशारे पर अंजाम दिया गया। तो फिलहाल इन्वेस्टिगेशन की जा रही है। NIA खुद इस मामले की इन्वेस्टिगेशन को आगे बढ़ा रही है। इसके अलावा जो भारतीय जांच एजेंसियां हैं वो भी इस पूरे मामले में ISI के रोल की तफ्तीश कर रही है। जी शुक्रिया आपका इस अपडेट के लिए, जानकारी के लिए। और अब आगे बात छत्तीसगढ़ के बलौदा बाजार हिंसा की, जहां पर बलौदा बाजार में हुई हिंसा की जांच तेज कर दी गई है। सीएम विष्णुदेव साय ने इस पूरे मामले में डीजीपी और मुख्य सचिव से रिपोर्ट मांगी है। मुख्य सचिव और डीजीपी से हिंसा पर रिपोर्ट मांगी गई है। पूरे बलौदा बाजार में धारा 144 को लागू कर दिया गया है। हिंसा के बाद भारी तादाद में इलाके में पुलिस बल को तैनात किया गया है। भीड़ मरने मारने पर उतारू है, हिंसा की आग भड़की है, प्रदर्शनकारी पत्थरबाजी पर उतरे हैं। जहां भी देखिए आग है, धुआं है, गुस्सा है, तोड़फोड़ है, बवाल है। ये तस्वीरें छत्तीसगढ़ के बलौदा बाजार की हैं, जहां प्रदर्शन के दौरान हिंसा में कलेक्टर पर पहले पत्थरबाजी की गई, बिल्डिंग के कांच तोड़ दिए गए, गाड़ियां तोड़ डाली। प्रदर्शनकारियों ने फिर एक के बाद एक कई गाड़ियों को आग के हवाले कर दिया। करीब 50 बाइक और 2 दर्जन कारें जला दी गई। जब तक उन पर काबू पाया जाता, कलेक्ट्रेट बिल्डिंग को आग लगा दी गई। कलेक्ट्रेट बिल्डिंग धुआं हो गई, खाक हो गई। आग बुझाने के लिए दमकल की टीम भी पहुंची, लेकिन प्रदर्शनकारियों ने उसे भी रोक लिया।
दमकल की गाड़ी को भी तहस नहस कर दिया। पथराव को रोकने के लिए पुलिस आगे बढ़ी, जिसमें कई पुलिसकर्मी घायल हो गए। हालात को देखते हुए बलौदा बाजार जिला मुख्यालय सहित शहर में धारा 144 लागू कर दी गई है। घटना को देखते हुए मुख्यमंत्री विष्णुदेव साय ने राज्य के मुख्य सचिव और डीजीपी से मामले की जानकारी ली और इस पर रिपोर्ट मांगी है। पुलिस ने इस घटना के सिलसिले में 3 लोगों को गिरफ्तार किया है। और बलौदा बाजार हिंसा के बाद घर लौट रहे विधायक मोतीलाल साहू के बेटे की कार को पुलिस ने तोड़ डाला। ये आरोप साहू ने पुलिस पर लगाया है। आरोप है कि कार में बैठे उनके बेटे और अन्य लोगों के साथ मारपीट भी की गई। कार पर हमला किया गया, शीशे चकनाचूर कर दिए गए। ये कार रायपुर ग्रामीण के बीजेपी विधायक मोतीलाल साहू के बेटे समीर साहू की है, जो अपने रिश्तेदार एकलव्य साहू, नीलेश सिन्हा और चालक के साथ बलौदा बाजार निजी काम से गए थे। इस दौरान बलौदा में हिंसा भड़की थी। हंगामा शांत होने पर ये पुलिस के कहने पर ही घर के लिए निकले। आरोप है इस दौरान बलौदा बाजार बस स्टैंड के पास 10 पुलिस जवानों ने इन्हें रोका और बगैर किसी पूछताछ के गाड़ी तोड़ी। उनके साथ बुरी तरह मारपीट भी की। विधायक मोतीलाल साहू ने घटना की निंदा की है और दोषी पुलिसकर्मियों के खिलाफ कार्रवाई की मांग की है। ये दुर्भाग्यजनक स्थिति है कि एक सामान्य तौर पे राह चलते अगर किसी प्रकार की घटना घटा है वो अलग विषय है, पर माहौल शांत हो गया ऐसा बताया गया और निकल रहे थे, उसके बाद में इस तरह से पुलिस वालों के द्वारा घटना किया गया है। ये जांच का विषय है। मैं चाहता हूँ कि इसकी जांच हो और आखिर पुलिस वालों ने ऐसा क्यों किया, ये चिंता का विषय है। और मणिपुर हिंसा पर आरएसएस प्रमुख मोहन भागवत का कहना है कि 1 साल से मणिपुर शांति की राह देख रहा है और हमें इस पर प्राथमिकता से विचार करना चाहिए। चुनाव नतीजों के बाद आरएसएस प्रमुख मोहन भागवत ने नई सरकार को लेकर पहली बार बयान दिया है। आरएसएस प्रमुख ने कहा कि 10 साल में बहुत कुछ अच्छा हुआ है, लेकिन चुनौतियां बाकी हैं। संस्कृति के क्षेत्र में हम सब लोग विश्व के सामने आगे बढ़ रहे हैं। हमको धीरे धीरे मानना विश्व के प्रगत देशों ने भी शुरू किया है, लेकिन इसका मतलब ये नहीं है कि हम चुनौतियों से मुक्त हुए। अभी उन बातों से मुक्त होकर जो चुनाव के आवेश में अतिरेक हो गया, उससे मुक्त होकर हमको आने वाली बातों का विचार करना है। आरएसएस प्रमुख ने अपने संबोधन में मणिपुर की समस्या का भी जिक्र किया। अब 1 साल से मणिपुर शांति की राह देख रहा है। उसके पहले 10 साल शांत रहा। पुराना गन कल्चर समाप्त हो गया ऐसा लगा, और अचानक जो कलह वहां पर उपज गया या उपजाया गया, उसकी आग में अभी तक जल रहा है, त्राही त्राही कर रहा है। कौन उस पर ध्यान देगा? और दिल्ली में जल संकट को देखते हुए केजरीवाल सरकार हिमाचल सरकार से काफी उम्मीदें लगाए हुए थी, लेकिन दिल्ली की उस उम्मीद को करारा झटका लगा है। हिमाचल ने दिल्ली को पानी देने के मसले पर यू टर्न ले लिया है। दिल्ली सरकार आस लगाए बैठी थी कि उसे हिमाचल से अतिरिक्त पानी मिलेगा, जिससे दिल्ली के लोगों का जल संकट खत्म हो जाएगा। लेकिन राजधानी दिल्ली को अपनी प्यास बुझाने के लिए अब नया विकल्प तलाशना होगा, क्योंकि हिमाचल ने 137 क्यूसेक अतिरिक्त पानी को लेकर यू टर्न ले लिया है। हिमाचल की तरफ से जवाब दिया गया है कि उनके पास ज्यादा पानी नहीं है। आपको बता दें कि दिल्ली जल संकट को लेकर सुप्रीम कोर्ट को हस्तक्षेप करना पड़ा था, जिसके बाद हिमाचल सरकार ने सुप्रीम कोर्ट में एफिडेविट दाखिल कर कहा था कि वो दिल्ली को 137 क्यूसेक पानी देगा। पर हिमाचल ने जो दिल्ली को पानी देने के लिए जो सुप्रीम कोर्ट में स्टेटमेंट दिया था, एफिडेविट दिया था, उसके बारे में मैंने आपको अपनी पोजीशन क्लियर कर दी हरियाणा की, क्योंकि हरियाणा को हिमाचल की तरफ से कोई 137 क्यूसेक पानी एक्स्ट्रा नहीं मिला। जानकारी के मुताबिक हथिनी कुंड बैराज पर 2497 क्यूसेक पानी दर्ज किया गया है। इस पानी को यूपी और हरियाणा के लिए भेजा जा रहा है। कुछ पानी दिल्ली के लिए भी डायवर्ट किया गया है।